हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा। लोकसभा की जब हम बात करते हैं, जब हम भारत में देखते हैं कि लोकसभा के माध्यम से सरकार बनाई जाती है, और जब हम पार्लियामेंट को लेकर बात करते हैं कि पार्लियामेंट किस तरह से बनती है, किस तरह से काम करती है, तो उसमें एक सदन जो लोकसभा हमारे पास वो काफ़ी चर्चा में रहता है हमेशा से ही। तो इसमें हम देखते हैं कि हमने पार्लियामेंट्री जो सिस्टम लिया हुआ है, यानी कि 2 सदन होंगे और वो कैसे काम करेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इसमें लोकसभा पर। लोकसभा की जब हम बात करते हैं, इसके बहुत सारे नाम इसको दिए गए हैं। जैसे हम देखते हैं जनता का सदन, हाउस ऑफ द पीपल इसको बोला गया है। लोकप्रिय सदन, पॉपुलर हाउस, निम्न सदन, लोअर हाउस, प्रथम सदन यानी कि फर्स्ट हाउस, और अस्थायी सदन यानी कि टेम्परेरी हाउस। तो इनके पीछे ये नाम जो दिए गए हैं कि लोकसभा के और भी बहुत सारे नाम होंगे, इनके पीछे भी एक वजह है। जनरली हम देखें जनता का सदन क्यों बोला जाता है? जनता का सदन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जनता इसमें पार्टिसिपेट करती है, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनका चुनाव करती है। और इसी के साथ में लोकप्रिय सदन की हम बात करें, पॉपुलर हाउस क्यों बोला जाता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भारत में जो चर्चा होती है लोकसभा पर ही होती है। लोकसभा के जो एमपी होते हैं उनको लेकर हम चर्चा करते हैं कि कौन कैसे काम करेगा और किन को सदस्य जो लोकसभा में भेजना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस चलता रहता है इंडिया में। और इसी के साथ में जब हम देखें निम्न सदन की हम बात करें, या इसको देखते हैं हम टेम्परेरी हाउस या लोअर हाउस क्यों बोला जाता है? निम्न सदन इसलिए बोला जाता है और टेम्परेरी हाउस क्योंकि यह कभी भी डिजोल्व हो सकता है, कभी भी इसको भंग किया जा सकता है, या ऐसी अवस्था बन सकती है कि यह कभी भी काम करना बंद कर सकती है। और इसी के साथ में यदि हम देखें प्रथम सदन या फर्स्ट हाउस, जनरली इसे बोलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा यदि हम देखते हैं चर्चा का विषय प्रथम सदन ही रहता है। और इसके जो एमपीज होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उन पर हम अपने एक ओपिनियन बनाते हैं, अपना एक विचार बनाते हैं कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। तो इस तरह की चर्चा चलती रहती है। तो सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं, इसमें देखते हैं लोकसभा का जो फर्स्ट यदि हम देखें पहला गठन कब किया जाता है, यानी कि फर्स्ट लोकसभा फॉर्म्ड ऑन देखते हैं हम 17 अप्रैल 1952 में इसका गठन किया जाता है। और इसी के साथ में यदि हम देखें इसका जो फर्स्ट सेशन है, यानी कि प्रथम जो सत्र है वो कब बुलाया जाता है? 13 मई 1952 में। तो आइए सबसे पहले इसके जो लोकसभा की जो एक स्ट्रक्चर है यानी कि संरचना है वो कैसे काम करती है, यानी कि कंपोजिशन ऑफ लोकसभा पर यदि हम देखें तो सबसे पहले हम इसके जो 552 जो एक मैक्सिमम नंबर है, इसमें कितने सदस्य हो सकते हैं और कितने राज्यों से होंगे, कितने यूटी से होंगे यानी कि केंद्र शासित राज्यों से होंगे, और कितने राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। तो जनरली यदि हम देखें इसमें फर्स्ट नंबर है हमारे पास 530 का, जो सभी राज्यों से होंगे, 20 केंद्र शासित राज्यों से हो सकते हैं मैक्सिमम वाली कंडीशन में, और 2 राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन एट प्रेजेंट की हम बात करें वर्तमान में हमारे पास कितने हैं? 545 में जब हम देखते हैं इसमें 530 तो हमारे राज्यों से ही हैं, ठीक है ना, सभी जितने राज्य हैं। और इसी के साथ में हम देखते हैं हमारे पास जो 13 जो केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे और 2 राष्ट्रपति के द्वारा होंगे, मनोनीत किए जाएंगे, उनके लिए कोई चुनाव नहीं किया जाएगा। लेकिन 2 राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, कौन सदस्य होंगे 2 में? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होंगे। अब जो राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाएंगे यानी कि एमपी जो चुने जाएंगे, उनके लिए क्या इलेक्शन प्रोसेस अपनाया गया है इंडिया में, उस पर डिस्कस करते हैं। जनरली क्या होता है कि हम प्रत्यक्ष चुनाव से यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन मेथड से इन सदस्यों का चुनाव करते हैं। और इसी के साथ में एक मेथड अपनाया गया है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। आखिर क्या है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की हम बात करें, इसको हम देखें, यहाँ पर इसको हम बना लेते हैं। जनरली हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट हैं, सपोज करो ABCDE करके, ठीक है ना। जनरली हम देखते हैं इसको एक सर्कल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जनरली जैसे हम देखते हैं इंडिया में जो वोट कितना मैक्सिमम हो सकता है, कितना वोट डाला जाता है, तो उसमें क्या होता है, सपोज करें हम 60% टोटल ही हमारे पास इंडिया में वोट डाला है। तो अब 60% यदि हम देखें, किसी को 12% मिल जाता है, किसी को 15% मिल जाता है, किसी को 20 मिल जाता है, किसी को कम मिल जाता है,
किसी को और भी कम मिल जाता है। तो इस तरह से क्राइटेरिया बना होता है। अब जनरली क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा टॉप पर होगा यानी कि सबसे ज़्यादा जो वोट लेकर के आएगा वही कौन होगा, विनर होगा। तो ये कंडीशन बन जाती है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में, और ऐसी हमारे जो एमपी है लोकसभा के उन पर यह अप्लाई किया जाता है। अब एज क्राइटेरिया की हम बात करें, कौन वोट डालेगा एमपी को, ठीक है ना। यदि हम देखें 18 वर्ष प्रेजेंट टाइम में है एट प्रेजेंट, और यदि हम देखें जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत संविधान जब लागू किया जाता उस टाइम पर 21 एज क्राइटेरिया बनाया गया, लेकिन बाद में 61 जो अमेंडमेंट किया गया 1989 में, उसके द्वारा इसमें अमेंडमेंट किया जाता है और एज क्राइटेरिया बना दिया जाता है 18 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए या उससे ज़्यादा। अब जो क्वालिफिकेशन की हम बात करें, जो हमारे पास लोकसभा में जो सदस्य होंगे या एमपी की हम बात करें तो उनके लिए क्राइटेरिया क्या होगा, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी। फर्स्ट यदि हम देखें, भारत का नागरिक होना चाहिए और इसी के साथ में 25 प्लस कंप्लीट होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो। और इसी के साथ में पागल दिवालिया जनरली हम देखते हैं कि कोई ऐसा ना हो। और इसी के साथ में हम देखें जैसे लाभ के पद पर यानी कि गवर्नमेंट के पद पर या कोई गवर्नमेंट सेवाएं गवर्नमेंट सर्विसेज के रूप में वह कहीं कार्यरत ना हो। और इसी के साथ में हम देखें कि ऐसी सभी क्वालिफिकेशंस को वह फुलफिल करता हो जो इंडियन पार्लियामेंट यदि हम देखें संसद के द्वारा जो बनाई गई है। और इसी के साथ में हम देखें जो इसका टर्म कार्यकाल को लेकर हम बात करें, जो लोकसभा के एमपीज हैं उनका जो मैक्सिमम जो टर्म है वो कितना हो सकता है, 5 ईयर मैक्सिमम वाली कंडीशन में। और इसी के साथ में हम देखें इमरजेंसी वाली सिचुएशन बन जाती है तो ये कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, फिर उसके बाद भी बढ़ाया जा सकता है, ऐसे इसको बढ़ाया जा सकता है यदि इमरजेंसी वाली सिचुएशन बनती है तो। लेकिन यदि हम देखें भारत में जब हम इंदिरा गांधी की सरकार की बात करते हैं तो 42nd अमेंडमेंट किया गया। उसमें क्या किया गया, 1976 में होता है ये 42nd अमेंडमेंट। उसमें गवर्नमेंट का जो यानी कि लोकसभा जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन बाद में फिर 44 की हम बात करें 44वें संवैधानिक संशोधन होता है, उसके बाद 1978 में फिर से इसको कितना किया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। और यदि हम देखें एट प्रेजेंट ये 5 वर्ष ही कंटिन्यू प्रोसेस में है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं गणपूर्ति कोरम क्या होता है। जनरली यदि हम देखें जब लोकसभा की जो मीटिंग होती है या प्रोसीडिंग की हम बात करें, जो कार्यवाही चलती है लोकसभा में, तो कितने सदस्य उसमें उपस्थित होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए कोरम भी बनाया गया है सभी सदस्यों का, यानी कि 110 की हम बात करें। जैसे एट प्रेजेंट हम 545 को लेकर चलते हैं, 545 में हम देखते हैं उसको 10 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है कितना, 54.5। यानी कि हम देखें जो लोकसभा की जो कार्यवाही है या जो बैठक होनी है तो उसमें कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए, वो मिनिमम यदि हम देखें 55 होने चाहिए, तभी लोकसभा की कार्यवाही चल सकती है, अदरवाइज नहीं चलेगी। अब इसी के साथ में हम देखें 110 ही विपक्षी दल की हम देखें, अपोजिशन जो पार्टी होती है विपक्षी दल, ऐसी कंडीशन में यदि हम देखें जो विपक्षी दल का दर्जा लेगा उसको भी 110 का क्राइटेरिया बनाया गया है, ठीक है ना। उसके लिए भी कितना होना चाहिए, उनका नंबर 55 होना चाहिए। 55 होगा तो उसको विपक्षी दल का दर्जा मिल जाएगा, अपोजिशन पार्टी बन जाएगी। और उसमें जो अपोजिशन पार्टी में जो एक मेन सदस्य होगा, ठीक है ना, उनका कोई मुखिया होगा तो उसको भी कैबिनेट के लेवल पर जो सुविधा मिलती है, कैबिनेट स्तर का एक मंत्री उनको बना दिया जाता है। वो सारी जो कैबिनेट मंत्री को जो फैसिलिटी मिलती है वो सारी विपक्षी दल का जो एक सदस्य होगा, मुखिया होगा, उसको भी सारी फैसिलिटी दी जाएगी। और इसी के साथ में हम देखें इसमें जब हम अध्यक्ष को लेकर बात करें, जो टोटल जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उसमें से जो सीनियर होते हैं उसको स्पीकर अध्यक्ष के रूप में इलेक्ट कर लिया जाता है। और इसी के साथ में एक डिप्टी स्पीकर की हम बात करें, एक उपाध्यक्ष भी चुन लिया जाता है। अब रिजर्वेशन को हम लेकर बात करें, आरक्षण आर्टिकल 330 हम बात करते हैं, अनुच्छेद जो 330 हमारे पास उसमें SC ST की आरक्षण को लेकर बात की गई है। यदि हम इंडिया में देखें हमारे पास जो टोटल SC ST कम्युनिटी से आते हैं SC + ST वो कितने हो सकते हैं, 131
यदि हम देखें 84 हमारा SC से होगा और 47 होगा ST से, ठीक है ना। यानी कि इतने सदस्य 131 हमारे लोकसभा में जो सांसद है वो बनते हैं, चुने जाते हैं। और 2 सदस्य की हमने पहले ही बात की थी, राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, वो आर्टिकल 331 के माध्यम से ही चुने जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव करता है अपनी इच्छा से। अब हम देखें लोकसभा की कार्य एवं शक्तियाँ, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा। इसमें हम देखते हैं इसमें अलग शक्तियाँ होती है बहुत सारी। यदि हम देखें विधायी शक्ति है, लेजिस्लेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर्स की हम बात करें, फाइनेंशियल पावर्स हैं, अमेंडमेंट संबंधी बहुत सारी संविधान में संशोधन संबंधी शक्तियाँ। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो हमारे पास लेजिस्लेटिव पावर्स की हम बात करें, विधायी शक्तियाँ क्या हैं। सबसे पहले जैसे हम देखते हैं कि कोई भी सबसे पहले जब कानून बनता है भारत में तो वह किससे स्टार्ट होता है, बिल से स्टार्ट होता है। यानी कि बिल से स्टार्ट होता है, विधेयक से स्टार्ट होता है और बाद में जाकर के कानून बनता है वह। लेकिन यदि हम देखें सबसे पहले जो सर्वाधिक शक्तियां जो दी गई है किसको दी गई है, लोकसभा के पास है। कानून बनाने की जो सर्वाधिक शक्ति है लोकसभा के पास है। यदि लोकसभा एग्री नहीं हो पाती है, सहमत नहीं हो पाती है तो कानून नहीं बन पाता है। यदि हम देखिए राज्यसभा की यदि हम तुलना करते हैं लोकसभा से तो राज्यसभा के पास सदस्य संख्या कम है, 250 है, और लोकसभा के पास 545 है और मैक्सिमम 552 भी हो सकता है। यदि हम देखें डबल यानी कि 2 गुना लोकसभा के पास है और राज्यसभा के पास आधे से भी कम है। तो जनरली हम देखें लोकसभा कहीं ना कहीं पर कानून निर्माण में सर्वाधिक शक्तिशाली सदन है। अब जो इसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स है, कार्यपालिका शक्तियाँ जो इसको दी गई है, हमारे पास एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसमें जिसमें बात की गई है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक या कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन क्या बात की गई 75 के 3rd जो आर्टिकल है हमारे पास उसमें बात की गई है। जनरली क्या होता है मंत्रिपरिषद की हम बात करें यानी कि जो सरकार लोकसभा में हम बात करते हैं जो रूलिंग पार्टी होती है वो तभी तक काम कर सकती है या उसके जो सदस्य हैं वो सभी तब तक काम कर सकते हैं जब तक उसको कॉन्फिडेंस की हम बात करें यानी कि वो विश्वास मत उसको प्राप्त होगा तभी तक वह काम कर सकती है। यदि नो कॉन्फिडेंस हम बात करें मोशन की बात करें नो कॉन्फिडेंस मोशन की हम बात करें यदि वह पारित हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में मंत्रिपरिषद यानी कि पूरी तरह से लोकसभा भंग हो जाती है। और जब भंग हो जाती है तो उसी बीच क्या होता है फिर भंग होने की अवस्था में फिर नए चुनाव होते हैं, दोबारा चुनाव होते हैं। लेकिन यदि हम देखें जब एग्जीक्यूटिव पावर्स को लेकर हम बात कर रहे हैं तो इससे पहले भी हमारा एक वीडियो आ चुका है जो गवर्नमेंट को लेकर ही है कि इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो कितने एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होती है यानी कि विधायिका, कार्यपालिका, ठीक है ना, और जुडिशरी यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन होती है। उस पर हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है। अब जनरली यदि हम देखें जो लोकसभा में जो मंत्रिपरिषद पूरी तरह से यानी कि लोकसभा सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद को लेकर हम बात कर रहे हैं। जनरली हम देखें इसमें एग्जीक्यूटिव 2 टाइप्स की होती है, परमानेंट भी होती है और टेम्परेरी भी होती है। परमानेंट में यदि हम देखें यूपीएससी है, कैग है, ठीक है ना, फाइनेंशियल कमीशन है, SC/ST, ठीक है ना, ये सारे आयोग हैं, ठीक है ना, वो रिपोर्ट अपना देते हैं किसको, कार्यपालिका को रिपोर्ट देते हैं और उस पर वह डिस्कशन विचार करती है। तो इस तरह से उसके बहुत सारी शक्तियाँ दी गई हैं। अब आते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट है इसमें वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों में यदि हम देखें लोकसभा ही शक्तिशाली है, लोकसभा को सर्वाधिक शक्तियाँ दी गई हैं। और यदि हम देखते हैं एनुअल बजट की हम बात करें, वार्षिक जो बजट आता है भारत में और बजट बहुत चर्चा का विषय रहता है। और बहुत सारी अनुदान संबंधी हम बात करें, अनुदान संबंधी जो भी डिमांड्स लोकसभा में रखी जाती हैं वो सारी यदि हम देखें उसमें सभी में वह लोकसभा ही शक्तिशाली है। और यदि हम देखें धन विधेयक आर्टिकल 109 में मनी बिल को लेकर भी यदि हम देखें सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन होता है स्टार्टिंग होती है वो लोकसभा से ही होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान संशोधन की जो शक्ति दी गई है। संविधान संशोधन की यदि हम देखें इसमें दोनों को बराबर इक्वल पावर्स, ठीक है ना, दोनों सदनों को इक्वल पावर्स हैं। लेकिन वो इक्वल पावर्स किसके अकॉर्डिंग या किसके बेस पर उनको मिली है, आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग दोनों संविधान में संशोधन कर सकते हैं। लोकसभा स्टार्ट करती है तो राज्यसभा भी उस पर अपना विचार करती है और फिर अप्रूवल देती है।
तो तब जाकर के संविधान में संशोधन हो पाता है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं जो चुनावी कार्य है, इलेक्टोरल फंक्शंस को लेकर हम बात करें, चुनावी कार्य किस तरह से कर पाती है लोकसभा। इसमें 3 आर्टिकल हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, आर्टिकल 54, आर्टिकल 66 और आर्टिकल 93। फर्स्ट में हम देखते हैं आर्टिकल 54 में क्या है। इसमें क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के जो सभी सदस्य हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के सदस्य और राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं और राष्ट्रपति को चुनते हैं, ठीक है ना। और इसी के साथ में यदि हम 66 में हम देखते हैं जो हमारे पास है, उसमें क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के जो सभी सदस्य हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। और 93 में हम देखते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन यानी कि चुनाव भी किया जाता है। लेकिन यदि हम देखें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्पीकर की हम बात करें या डिप्टी स्पीकर की हम बात करते हैं, तो इन सभी का जो चुनाव है लोकसभा अपने सदस्यों में से ही करती है। और इसी के साथ में हम देखें पावर्स रिगार्डिंग इम्पीचमेंट, महाभियोग की जो संबंधी जो उसको शक्तियाँ दी गई है। महाभियोग का मतलब है किसी पदाधिकारी को उसको पद से हटाना, ठीक है ना। यदि हम देखें लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है ना, दोनों साथ मिलकर के राष्ट्रपति को भी हटा सकती है, उपराष्ट्रपति को भी हटा सकती है। जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं और हाई कोर्ट के जो जज हैं, ठीक है ना, उन सभी को कैसे हटाया जा सकता है, उनको इम्पीचमेंट प्रोसेस से यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया से ही उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों ये आज हमारा जो लोकसभा के जो पास जो पावर्स हैं और जो फंक्शंस की हम बात करें, जो कार्य शक्तियाँ उनके पास हैं, उसको लेकर हमने डिस्कस किया है। और इसके बाद भी यदि आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों लगे रहिए, एंजॉय कीजिए।